यह लड़का कभी पूरी दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान माना जाता था, लेकिन मौत के बाद उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। वह एक दूसरी दुनिया में पहुंचता है, जहां वह खुद एक शैडो गॉड बन जाता है। उसकी ताकत इतनी भयानक होती है कि सिर्फ एक इशारे से पूरी दुनिया को मिटा सकता है। उसे ख़त्म करने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा भी आते हैं, लेकिन हर बार वह अपनी मौत को मात दे देता है। पहले उसे लगता था कि वह बस छोटे मोटे गुंडों से ही लड़ सकता है। अगर उस पर एटॉमिक बम गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। लेकिन इस नई दुनिया में वही लड़का खुद चलता फिरता न्यूक्लियर वेपन बन जाता है। वह पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता है, फिर भी किसी को उसकी असली पहचान का अंदाज़ा तक नहीं होता। इस लड़के का नाम अब हम रेवन रखेंगे। स्कूल में उसे सबसे निकम्मा, आलसी और बेकार लड़का समझा जाता है। उसकी मौजूदगी ऐसी है कि जैसे वह क्लास में है ही नहीं। सभी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी क्रश मुझे इग्नोर करती है। उसका कोई दोस्त नहीं है, वह किसी से बात भी नहीं करता। ज़्यादातर समय वह अपनी ही सोच में खोया रहता है। उसी क्लास में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम हम एलारा रखेंगे। वह स्कूल ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे मशहूर और खूबसूरत लड़कियों में गिनी जाती है। क्लास का लगभग हर लड़का उसे पसंद करता है। बाहर से वह बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी है। बचपन में उसका अपहरण हुआ था और उसी घटना के बाद से वह गहरे मानसिक दर्द में जी रही है। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, लेकिन दिल में सिर्फ अकेलापन है। हैरानी की बात यह है कि रेवन को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कई महीनों से वह एलारा के बगल में बैठ रहा है, लेकिन उसे आज तक उसका असली नाम भी याद नहीं हुआ। वह हर बार उसे किसी न किसी अजीब से नाम से बुला देता है। इस वजह से एलारा उससे काफ़ी परेशान रहती है, क्योंकि पूरी क्लास में सिर्फ वही एक लड़का है जो उससे जानबूझकर दूरी बनाकर रखता है। उसी रात एलारा अपने ड्राइवर को फ़ोन करती है, लेकिन कुछ अपराधी पहले ही उसकी हत्या कर चुके थे। मजबूरी में उसे अकेले पैदल घर लौटना पड़ता है। रास्ते में वही बदमाश उसे घेर लेते हैं। वह पूरी ताकत से बचने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा होने की वजह से कुछ नहीं कर पाती। वह उसे एक सुनसान हवेली में ले जाते हैं, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था। उनका इरादा उसके परिवार से फिरौती वसूलने का था, लेकिन तभी उनमें से एक गुंडे की नीयत ख़राब हो जाती है और वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये सब देखकर एलारा को अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसका अपहरण हुआ था और उसे बचाने कोई नहीं आया था। इस बार भी उसे लगता है कि उसकी किस्मत फिर वही दर्द दोहराने वाली है। आखिरकार वह उम्मीद छोड़कर रोने लगती है। तभी अचानक हवेली की छत ज़ोरदार धमाके के साथ टूट जाती है और एक लड़का सीधे नीचे कूदता है। यह कोई और नहीं बल्कि रेवन था। नीचे उतरते ही वह अपनी धारदार ब्लेड से एक बदमाश पर हमला करता है और उसे पल भर में ज़मीन पर गिरा देता है। लेकिन बाकी गुंडों में एक ऐसा आदमी भी था जो बेहद खतरनाक था। वह पहले अमेरिकी सेना का कैप्टन रह चुका था और कई सालों का युद्ध अनुभव रखता था। शुरुआत में वही आदमी रेवन पर भारी पड़ता है। अपने अनुभव के दम पर वह रेवन को बुरी तरह पीट देता है, लेकिन अगले ही पल रेवन अपना क्रोबार निकालता है और पलटवार करते हुए उस कैप्टन को इतनी बेरहमी से पीटता है कि वह उठने लायक भी नहीं बचता। इसके बाद रेवन बाकी सभी गुंडों को बांध देता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। कुछ देर बाद पुलिस और एलारा के माता पिता भी वहां पहुंच जाते हैं। उनका परिवार बेहद प्रभावशाली था, इसलिए इस पूरी घटना को सार्वजनिक होने से पहले ही दबा दिया जाता है। अगले दिन स्कूल में एलारा की मुलाकात फिर रेवन से होती है। इस बार रेवन पहली बार उसका असली नाम लेकर उसे बुलाता है। तभी एलारा समझ जाती है कि पिछली रात उसे बचाने वाला वही था। तो आज अब इसके बाद रेवन का अतीत दिखाया जाता है। बचपन से उसका सपना एक ऐसा हीरो बनने का था जिसे कोई हरा न सके। इसी जुनून में उसने कराटे, ब्राज़ीलियन जिउ-जित्सु, मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो जैसी कई लड़ाकू कलाएं सीख ली। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसे एहसास हुआ कि आखिर वह एक इंसान ही है। वह ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों को हरा सकता है। अगर उसके सामने पूरी सेना आ जाए या उस पर एटॉमिक बम गिर जाए तो उसकी सारी ताकत बेकार हो जाएगी। यही सोच उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाती है। वह पागलों की तरह अपना सिर पत्थर से टकराने लगता है और बिना कुछ सोचे सड़क पर दौड़ पड़ता है। लेकिन अगले ही पल तेज़ रफ्तार से आता हुआ एक ट्रक उसे कुचल देता है। ट्रक की टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि रेवन की वहीं मौत हो जाती है। उसकी पहली ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। मौत के बाद उसका पुनर्जन्म एक दूसरी दुनिया में होता है। इस नई दुनिया में वह बुराई का अंत करने के लिए एक गुप्त संगठन खड़ा करता है। इस संगठन में दुनिया की सबसे ताकतवर जादुई योद्धाएं शामिल होती हैं। हर सदस्य के पास अद्भुत मैजिक होता है और उनका काम पूरी दुनिया पर नज़र रखना होता है। जहाँ कहीं भी अंधेरा या खतरा पैदा होता है, यह संगठन उसे वहीं ख़त्म कर देता है। इस दुनिया में रेवन के पास डार्क मैजिक की अपार शक्ति होती है। धीरे धीरे वह इस पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन जाता है। उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता होती, लेकिन पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया की हर बड़ी घटना उसी के इशारों पर चलती है। रेवन अपने दिल में कसम खाता है कि वह इस दुनिया में संतुलन बनाए रखेगा। फिर वह अपनी टीम के साथ हर उस दुश्मन का सामना करने निकल पड़ता है जो मासूम लोगों के लिए खतरा बनता है।
वह मन ही मन सोचता है, मुझे हीरो नहीं बनना, मुझे वो शख्स बनना है जो अंधेरों में रहकर पूरी दुनिया की किस्मत तय करे। मुझे बनना है शैडो का सम्राट। इसके बाद कहानी कई साल पीछे चली जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि पुनर्जन्म के बाद रेवन ने इस दुनिया में एक नए परिवार में जन्म लिया था। उसकी एक बड़ी बहन भी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस नई दुनिया में मैजिक जैसी ताकत सच में मौजूद है। वक्त के साथ वह अपनी बहन के साथ बड़ा होने लगा। बाहर से देखने पर उसकी बहन उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर लगती थी, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त जादुई शक्ति छिपी थी कि वह चाहे तो अपनी बहन को एक पल में हरा सकता था। फिर भी उसने हमेशा खुद को कमज़ोर और साधारण दिखाया, ताकि हर किसी को लगे कि वह बस एक मामूली साइड कैरेक्टर है, कहानी का हीरो नहीं। लेकिन जैसे ही रात होती, उसका असली रूप सामने आ जाता। वह शैडो बनकर अंधेरे में निकल पड़ता और एक एक करके अपराधियों का शिकार करता। जो भी उसके सामने आता, वह उसे बेरहमी से ख़त्म कर देता। आखिरी दुश्मन का तो वह ऐसा हाल करता कि उसका नामो निशान मिट जाता। एक रात घूमते हुए उसे एक अजीब सा राक्षस दिखाई देता है। वह उसे अपने ठिकाने पर ले आता है और कई दिनों तक उस पर अपनी डार्क मैजिक का इस्तेमाल करता रहता है। आखिरकार उस राक्षस पर लगा श्राप टूट जाता है। उसके अंदर से एल्फ जाति की एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है, जिसे वर्षों पहले उसी श्राप में कैद कर दिया गया था। अब हमारा मेन कैरेक्टर पूरे रौब के साथ उसके सामने खड़ा हो जाता है और गंभीर आवाज़ में कहता है, सुनो, अंधेरे में एक खतरनाक संगठन मौजूद है, दिस कॉल पॉइंट ऑफ बी यू टू, जिसका नाम है कल्ट ऑफ डियाब्लोस। इन्हीं लोगों ने डेमन लॉर्ड को जगाने के लिए तुम्हारे ऊपर कई प्रयोग किए थे। जब सब नाकाम हो गए तो तुम इस राक्षसी रूप में बदल गई, लेकिन अब तुम्हें मैंने बचा लिया है। आज से हम दोनों मिलकर इस संगठन का अंत करेंगे। मज़ेदार बात यह थी कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या बोल रहा है। उसने यह पूरी कहानी उसी वक्त अपने दिमाग से बना दी थी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उसकी कही हुई हर एक बात सच निकलती है। इसके बाद वो फैसला करता है कि आज से इस लड़की का नाम सेलेना होगा। सिर्फ नाम ही नहीं, वह उसी पल उसे अपनी नई बनाई हुई सीक्रेट टीम शैडो गार्डन का पहला सदस्य भी बना देता है। सबसे मज़ेदार बात यह थी कि इस संगठन का आइडिया भी उसे अभी कुछ ही पल पहले सूझा था और बिना एक सेकंड गंवाए उसने उसे हकीकत बना दिया। इस दौरान उसने और सेलेना ने मिलकर अपनी सीक्रेट टीम शैडो गार्डन का काफ़ी विस्तार कर लिया था। अब इस टीम में कई खास लड़कियां शामिल थीं, जिनके पास अलग अलग तरह की जादुई शक्तियां थीं। इन सबका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कल्ट ऑफ डियाब्लोस का हमेशा के लिए अंत करना। उधर उसकी बड़ी बहन भी अब 15 साल की हो चुकी थी और जल्द ही मैजिक अकादमी में दाखिला लेने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही कुछ रहस्यमयी लोग उसका अपहरण कर लेते हैं। अपनी बहन के गायब होते ही मेन कैरेक्टर तुरंत अपनी टीम के साथ उसकी तलाश शुरू कर देता है। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि इस किडनैपिंग के पीछे कल्ट ऑफ डियाब्लोस का हाथ है। परेशानी सिर्फ इतनी थी कि किसी को उनके ठिकाने का पता नहीं था। वह नक्शे पर अंदाजे से एक जगह निशान लगाता है। देखने में तो यह सिर्फ एक अनुमान था, लेकिन किस्मत ने फिर उसका साथ दे दिया। जिस जगह उसने निशान लगाया था वहीं उसकी बहन को कैद करके रखा गया था। तभी उसकी साथी खबर लाती है कि उस जगह एक सीक्रेट अड्डा छिपा हुआ है। बिना देर किए वह पूरी शैडो गार्डन टीम को लेकर वहां निकल पड़ता है। दूसरी तरफ उसकी बहन एक खतरनाक आदमी की कैद में थी। जब वह आदमी उसके भाई को जान से मारने की बात करता है तो वह गुस्से में उस पर हमला कर देती है। जवाब में वह दरिंदा उसे बुरी तरह घायल कर देता है और ज़ोरदार वार करके दूर फेंक देता है। तभी वहां मौजूद एक दूसरा सदस्य घबरा कर आता है और बताता है कि उनके अड्डे पर हमला हो चुका है। हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि शैडो गार्डन की लड़कियां थीं। उन्होंने रास्ते में आने वाले लगभग सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया था। यह खबर सुनते ही वह आदमी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसके सामने पूरी शैडो गार्डन टीम खड़ी मिलती है। आज वे सिर्फ लड़ने नहीं बल्कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस को जड़ से मिटाने आई थी। वह आदमी पूरी ताकत से मुकाबला करता है, लेकिन सेलेना कुछ ही पलों में उसे गंभीर रूप से घायल कर देती है। खुद को हारता देखकर वह एक रहस्यमयी जादुई गोली निगल लेता है। पल भर में उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वह ज़मीन को तोड़ते हुए नीचे सुरंग बनाकर वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ लियो रास्ता भटक चुका था। वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहा था। तभी सामने वही आदमी आ जाता है जो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लियो को देखते ही वह बिना एक पल गंवाए उस पर हमला कर देता है, लेकिन सारी ताकत लगाने के बाद भी वह लियो का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। दोनों की ताकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। हार सामने देखकर वह एक साथ कई जादुई गोलियां निगल लेता है। अगले ही पल उसका शरीर एक विशाल और ख़तरनाक राक्षस में बदल जाता है। वह पूरी रफ्तार से लियो पर टूट पड़ता है, लेकिन लियो बिल्कुल भी नहीं घबराता। वह अपनी रहस्यमयी बैंगनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। एक ही बार में वह उस राक्षस का हमेशा के लिए अंत कर देता है। ये काम खत्म होते ही लियो बिना किसी शोर शराबे के वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद शैडो गार्डन के सभी सदस्य फिर से एक जगह इकट्ठा होते हैं। सेलेना लियो से कहती है
कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस ने दुनिया भर में अपने कई गुप्त अड्डे बना रखे हैं। अगर उन्हें पूरी तरह ख़त्म करना है तो हर ठिकाने का पता लगाना होगा। इसी वजह से पूरी टीम अलग अलग दिशाओं में निकलने का फैसला करती है और कुछ समय के लिए लियो से अलग हो जाती है। अब लियो भी 15 साल का हो चुका था। अपनी बड़ी बहन की तरह वह भी मिडगार्ड एकेडमी ऑफ डार्क नाइट्स में दाखिला ले लेता है। यह वही जगह थी जहां इस राज्य के सबसे अमीर, ताकतवर और रॉयल परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन लियो का सपना सबसे अलग था। वह चाहता था कि पूरी अकादमी उसे एक ऐसा लड़का समझे जिस पर कोई ध्यान ही न दे, न हीरो न विलेन, बस एक ऐसा साधारण छात्र जो भीड़ में कहीं खो जाए। यही उसका सबसे बड़ा मिशन था। इस मिशन को सफल बनाने के लिए उसने 2 ऐसे लड़कों से दोस्ती कर ली जिन्हें देखकर पहली नज़र में ही समझ आ जाता था कि पढ़ाई से उनका रिश्ता बस हाजिरी लगाने तक ही है। तीनों ने मिलकर एक अजीब सी शर्त रखी, जिसके टेस्ट में सबसे कम नंबर आएंगे वही स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को जाकर प्रपोज करेगा। उस लड़की का नाम सुनते ही पूरे स्कूल के लड़कों के पसीने छूट जाते थे। न जाने कितनों का दिल और आत्मविश्वास वह पहले ही तोड़ चुकी थी। लियो अच्छी तरह जानता था कि उसे प्रपोज करना मतलब खुद अपनी बेइज्जती का न्योता देना है, लेकिन उसे तो यही चाहिए था। इसलिए उसने जानबूझकर टेस्ट में इतने ख़राब नंबर लाए कि पूरी अकादमी के सामने वही सबसे बड़ा मजाक बन जाए। लियो जाकर राजकुमारी एलेक्सिया को प्रपोज कर देता है। उसे पूरा यकीन था कि अगले ही पल वह उसे सबके सामने रिजेक्ट कर देगी और उसकी जमकर बेइज्जती होगी। इसी दिन के लिए तो वह पहले से पूरी तैयारी करके आया था। उसने तो यह तक सोच रखा था कि रिजेक्ट होने के बाद कौन सा ड्रामा करना है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ उल्टा हो जाता है। एलेक्सिया उसे हाँ बोल देती है। लियो के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसने तो ऐसा नतीजा सपने में भी नहीं सोचा था। एक पल में उसका पूरा प्लान उल्टा पड़ जाता है। अब मजबूरी में उसे एलेक्सिया के साथ डेट पर जाना पड़ता है। धीरे धीरे दोनों साथ समय बिताने लगते हैं। कभी साथ में लंच करते, कभी ट्रेनिंग करते और कभी पूरे कैंपस में साथ घूमते दिखाई देते। यह देखकर अकादमी के बाकी लड़कों की जलन 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। आखिर एक ऐसा लड़का जिसे सब नाकारा समझते थे, वह राज्य की राजकुमारी के साथ घूम रहा था। लेकिन कुछ समय बाद असली वजह सामने आती है। एलेक्सिया ने लियो का प्रपोजल प्यार में स्वीकार नहीं किया था। उसकी सगाई जेनोन नाम के एक शाही तलवारबाज से तय हो चुकी थी। एलेक्सिया इस राज्य की दूसरी राजकुमारी थी। वह जितनी खूबसूरत थी, तलवारबाजी में भी उतनी ही माहिर थी। लेकिन उसे अपना मंगेतर जेनोन बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए उसे जलाने और उससे दूरी बनाने के लिए उसने लियो के साथ रिश्ता होने का नाटक शुरू किया था। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।